today we're going to start with the economic territory. What you mean by economic territory? Now हमने जब कल डेफिनेशन देखी थी तो उसके अंदर इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये सब का जिक्र किया गया था. अभी ये क्या होता है इकोनॉमिक टेरिटरी, ये समझना बहुत जरूरी है. So today our concept is to learn about what you mean by economic territory. The first thing to note, right? इकोनॉमिक टेरिटरी की जब बात आती है तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है that the economic territory of a country is not simply a political frontiers of that country. पॉलिटिकल फ्रंटियर यानी पॉलिटिकल बाउंड्री होना ही सिर्फ इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं होती, राइट? इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब कुछ अलग भी है, कुछ ब्रॉड है. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस के मुकाबले इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which persons, good and capital circulate freely. यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि इकोनॉमिक टेरिटरी यानी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है. मे बी आप यूएस ले लो, मे बी आप इंडिया ले लो, वो ज्योग्राफिक टेरिटरी है जो सरकार एडमिनिस्टर करती है, वहां की सरकार, और जहां पे पर्सन्स, लोग, गुड्स, चीजें और कैपिटल, पैसा सर्कुलेट फ्रीली सर्कुलेट होता है. जहां पे ये सर्कुलेट फ्रीली होता है वो इकोनॉमिक टेरिटरी बोली जाएगी, जहां पे नहीं होता है वो इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं बोली जाएगी. सो दिस वर्ड्स ऑफ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है. Clearly, those parts of the political frontiers of a country where the government of that country does not enjoy the above freedom are not to be included in the economic territory of that country. अगर कोई भी पार्ट ऐसा है देश में जहां पे अगर पर्सन्स फ्री मूव नहीं कर सकते, गुड्स फ्री मूव नहीं कर सकते हैं, या कैपिटल फ्री मूव नहीं कर सकते हैं, तो उसको इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं बोल सकते वो कंट्री की. वो तभी बोल पाएंगे जहां वहां पे फ्री. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बोलता हूँ आपको, जैसे कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल. अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या आप घूम सकते हो? मुझे बताइए, यस और नो? यस, कैन यू रोम अराउंड द लाइन ऑफ कंट्रोल आराम से? No. No, sir. So that is not your economic territory. That is not your economic territory. Can you move the goods around? No. So if you cannot move around, beta, that is not economic territory. Economic territory का मतलब goods, capital और people तीन अच्छे से freely circulate होना चाहिए. सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर इसका समझना है तो वो एम्बेसीज का है. एम्बेसीज पता है एम्बेसीज क्या होते हैं? जब आप वीजा लेने के लिए जाते हो ना कोई देश का, तो आपको एम्बेसी से बात करनी पड़ती है, राइट? आपका एम्बेसी में जाना पड़ता है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव को मिलना पड़ता है, उसके बाद ही आपको वीजा मिलता है. यू विल नॉट गेट अ वीजा अदरवाइज. तो एम्बेसी क्या होते हैं कि बाहर के देश के कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में रहते हैं और हमारे देश के कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बाहर के देश में रहते हैं, राइट? लेट मी गिव एन एग्जांपल. यूएस का एक बंदा इंडिया में आके रहेगा और वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी इंडिया में जो भी चल रहा है वो यूएस में रिपोर्ट करेगा. और अगर आपको यूएस जाना है, ग्रीन कार्ड लेना है, राइट, सिटीजनशिप लेनी है, तो आपको पहले उसके एम्बेसी से गुजरना पड़ेगा यूएस जाने का प्रोसीजर में. वीजा उसी वो एम्बेसी थप्पा मारेगा तो ही आप यूएस जा पाओगे. वैसे ही इंडिया का एक एम्बेसी यूएस में भी होता है, तो किसी को इंडिया आना है तो वो वहां से वीजा लेके इंडिया में आएंगे, राइट? पर याद रखिए कि यूएस के एम्बेसी में सिर्फ यूएस के लोग ही घूम सकते हैं. इंडिया में, दिल्ली में चाणक्यपुरी नाम का एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है चाणक्यपुरी ना. वो एरिया में अगर आप जाओगे ना तो वहां पे 190 डेज के एम्बेसीज है. और एम्बेसीज का एक पॉलिटिकल क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल होता है कि वहां पे उनके लॉज चलते हैं, उनके कायदे चलते हैं, उनके ही लोग, उनके ही गुड्स, उनकी ही कैपिटल फ्रीली मूव कर सकती है. समझ में आ रहा है? यानी इकोनॉमिक टर्म्स में ऐसा बोल सकते हैं, अगर आप एक एम्बेसी में से निकल के दूसरे एम्बेसी में जाते हो तो इकोनॉमिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि आप एक इकोनॉमिक टेरिटरी से कूद के दूसरी इकोनॉमिक टेरिटरी में जा रहे हो.
This is what we call embassies. For example, US embassy in India is a part of the economic territory of USA. उसको USA की economic territory बोलेंगे. और इंडिया की अगर एम्बेसी वॉशिंगटन में है तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, भले वो स्थित वॉशिंगटन में है पर वो एम्बेसी तो हमारी बोली जाएगी. समझ में आ रहा है? मैं बता देता हूँ कुछ फोटोग्राफ. ये कनाडा की एम्बेसी है यूएस में. ये यूएस की एम्बेसी है इंडिया में. दिख रहा है आपको फोटो? एम्बेसी में ऐसा बोला जाता है कि एक परिंदा भी ऊपर से आता है ना तो उसकी नोट डाउन होती है. इट मीन्स इट इज सो स्ट्रॉन्ग. और इकोनॉमिक टेरिटरी इसीलिए वो एम्बेसी की ही बोली जाएगी जिस एम्बेसी का वो कंट्री का वो स्थित होगा. यानी यूएस की एम्बेसी मीन्स यूएस की इकोनॉमिक टेरिटरी. कनाडा की एम्बेसी यानी कनाडा की इकोनॉमिक टेरिटरी. हमारी थी भले ही हमारे देश में स्थित है पर वहां पे हमारे पर्सन्स, हमारे गुड्स और हमारी कैपिटल फ्रीली मूव नहीं कर सकती. और अगर हमारे पर्सन गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव नहीं कर सकती तो वो हमारी एम्बेसी नहीं है. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Based on the freedom criteria, the scope of economic territory is defined to cover. अभी देखो ये फ्रीडम क्राइटेरिया की जब हम बात कर रहे हैं कि ये लोग फ्रीली मूव कर सकने चाहिए तो उसमें और भी काफी कुछ चीजें कवर होती है. जैसे कि सबसे पहली चीज पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस. अभी आप बोलोगे कि सर एक हवाई जहाज जाता है, राइट, तो कौन सी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा? या फिर एक जहाज पानी में जाता है, राइट, जैसे कि इंडिया से कुछ हम ट्रेडिंग करके बेच रहे कुछ वेसल में जापान, तो कौन सी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगा, हमारी या उनकी? तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि टेरिटोरियल वाटर्स में अगर है, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में, तो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है. अब ये टेरिटोरियल वाटर्स होता क्या है? तो सबको समझ लो कि ये हमारे इंडिया के बॉर्डर है, राइट. अभी इंडिया के बॉर्डर के अंदर जो इंटरनल वाटर्स आते हैं वो हमारी टेरिटरी है, राइट. पर उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स यानी जैसे यहाँ पे हम देश में रहते हैं तो यहाँ पे टेरिटरी है और टेरिटरी के जो माइल्स होते हैं वो डिफरेंट और नॉटिकल माइल्स होते हैं वो डिफरेंट. नॉटिकल यानी दरियाई माइल्स, समंदर में जो माइल्स गिने जाते हैं उसको नॉटिकल माइल्स बोलते हैं. तो वैसे बॉर्डर से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पट्टा होता है ना वो पूरा एरिया उसको टेरिटरी वाटर्स बोलते हैं. और टेरिटरी वाटर्स उसी देश में आता है जिस देश के बॉर्डर के साथ वो टेरिटरी वाटर्स जुड़ी हुई है. यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी बॉर्डर ही लगती है. यानी यहाँ पे कोई भी चीज हो रही हो, जैसे कि फिशिंग हो रही हो, अगर ये टेरिटरी वाटर्स में आके किसी ने ट्रेडिंग किया तो भी वो इंडिया की ही इकोनॉमिक टेरिटरी में गिनी जाएगी. समझ में आ रहा है? उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स उसके ऊपर जाओगे, पहले 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटरी वाटर्स, उसके 12 नॉटिकल माइल्स ऊपर जाओगे तो कॉन्टिग्यूअस जोन आता है और कॉन्टिग्यूअस जोन के बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक ऊपर जाते ही जाओगे, यानी समंदर में जाते जाओगे तो वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है. ये सभी 212 जो उसके ऊपर के 212 जो नॉटिकल माइल्स है ना, ये सभी को इंटरनेशनल वाटर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल वाटर्स. अब ये इंटरनेशनल वाटर्स जो है ना वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, ये याद रखिएगा. हमारा सिर्फ कितना पट्टा है? हमारी बॉर्डर से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक, और जिसको हम टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं. और टेरिटोरियल वाटर्स यानी वही देश की इकोनॉमिक टेरिटरी आती है. पॉइंट नंबर 2, embassies, consulates, military bases of the country located abroad are excluding those of other countries located within the political frontiers. मैंने एम्बेसी का एग्जांपल दिया आपको कि अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में स्थित है, इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में स्थित है, तो जिसकी जो एम्बेसी है उसकी ही वो इकोनॉमिक टेरिटरी गिनी जाएगी. मिलिट्री बेसिस का भी कुछ ऐसा ही है. जैसे कि यूएस ने अफगानिस्तान के साथ वॉर किया तो अफगानिस्तान में जाके उन्होंने मिलिट्री बेस बना दिया बड़ा सा.
तो वो यूएस की इकोनॉमिक टेरिटरी बोली जाएगी, भले ही वो अफगानिस्तान में है, पर वो बोला किसका जाएगा? वो यूएस का ही बोला जाएगा। क्यों? वाई? बिकॉज वहां पे उसके मिलिट्री बेस में उनके ही पीपल, उनके ही गुड्स और उनके ही कैपिटल फ्रीली मूव करते हैं। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. एनी डाउट्स? फाइन, लेट्स मूव इट। शिप्स एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। अगर इंडिया से कोई शिप जा रही, जैसे मैंने एग्जांपल बोला जापान, तो वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में गिनी जाएगी, भले वो जापान जा रही है तो इंडिया की ना। वैसे इंडिया से कोई जहाज जा रहा है, हवाई जहाज, एयरप्लेन, राइट, यूएस, तो भी वो इंडिया का गिना जाएगा, राइट। रेसिडेंट उसी का गिना जाएगा जिस देश से वो जा रहा है। फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs operated by the resident in the international waters or other areas over which the country enjoys exclusive rights and jurisdiction. इसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। अगर आप बॉम्बे में जाओगे तो बॉम्बे हाई होगा, वहां पे ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है वहां से, वो एरिया। या फिर फिशिंग वेसल्स, जहाँ पे मछुआरे फिश पकड़ते हैं, मे बी वो 12 नॉटिकल माइल से बाहर से भी पकड़ते होंगे, तो वो सब कुछ जिस देश का है उसी देश का है, वो इकोनॉमिक टेरिटरी में गिना जाएगा। समझ में आ रहा है? सो ये सब एक्सेप्शंस है। नाउ इकोनॉमिक टेरिटरी से समझ में क्या आता है? Yes, व्हाट sir. इम्प्लीकेशन ऑफ दैट? व्हाट इज इम्प्लीकेशन? याद रखिए, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आर बेसिकली मेजर्ड ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। और जब तक हम इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं गिनेंगे तो हमको ये पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है? हमारी टेरिटरी में होगा तो ही वो हमारी इनकम गिनी जाएगी, हमारी नेशनल इनकम गिनी जाएगी। हमारी नेशनल इनकम तभी नहीं गिनी जाएगी क्योंकि वो प्रोडक्शन का कहीं बाहर हो रहा है, हमारे देश के बाहर हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर बे ऑफ बंगाल में कुछ कोई कर रहा है प्रोडक्शन और हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर आ रहा है, तो मे बी हमारा नहीं भी हो सकता प्रोडक्शन। सो नेशनल इनकम को समझने के लिए ही हमको इकोनॉमिक टेरिटरी को समझना जरूरी है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं हम उसको, राइट। ये नेशनल इनकम के एग्रीगेट है और इकोनॉमिक टेरिटरी की मदद से ही हम ये दोनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि डोमेस्टिक क्या और नेशनल क्या। विल अंडरस्टैंड राइट वेरी सून विद इन डोमेस्टिक एंड नेशनल। नाउ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, याद रखिए, अगर हमारे देश और हमारे देश के अंदर सब कुछ जो हो रहा है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, यानी वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाएगा या डोमेस्टिक इनकम बोला जाएगा। एग्जांपल है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम जो बोलते हैं, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। पर अगर हमारा होने के बावजूद अगर बाहर है तो उसको नेशनल प्रोडक्ट बोला जाएगा। हम समझेंगे नेशनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं हो रहा है पर हमारा होके भी बाहर प्रोडक्शन होके कमा रहे हैं हम। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाहर से कुछ कमा रही है पैसा, तो वो डोमेस्टिक नहीं है, वो नेशनल प्रोडक्ट बोला जाएगा। याद रखिए, इट इज कंसर्न विद वेयर, कहाँ पे है हो रहा है, उसकी मदद से हमको समझ में आएगा कि वो चीज डोमेस्टिक है या नेशनल है। हमारा है कि नहीं वो मायने नहीं रखता, इट इज कंसर्न विद वेयर, कहाँ हो रहा है वो मायने रखता है। अगर आपको इकोनॉमिक टेरिटरी समझ में आ रहा है, देन नेशनल प्रोडक्ट को समझने के लिए एक और चीज को समझना जरूरी है जिसको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बोलते हैं। तो इकोनॉमिक टेरिटरी की अगर आपको समझ में आ जाए तो नॉर्मल रेसिडेंट समझना इजी हो जाएगा अभी आपको। इंपॉर्टेंट नोट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट में बता दो आपको कि रेसिडेंट की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो सिटीजन्स के साथ मिक्स मत करना।
citizenship and residentship are two different terms. So citizen and resident are two different terms. They are not same. This does not mean that a citizen is not a resident and resident is not a citizen. इसका मतलब ये नहीं है कि citizen resident नहीं हो सकता and resident citizen नहीं हो सकता. A person can be citizen as well as a resident. But it is not necessary that a citizen of a country is necessarily the resident of that country. अगर कोई देश का citizen होगा तो वो वहीं पे रहेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है. और सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ. A person can be citizen of one country but a resident at the same time is a resident of another country. जैसे इंडिया में NRIs जो है, अभी NRIs बॉर्न कहाँ होते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडियन. NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन. बॉर्न कहाँ होते हैं? इंडिया में. रहते कहाँ पे? अमेरिका में या यूरोप में या कहीं पे भी. तो इंडिया के बॉर्न होने के बावजूद अगर बाहर रहते हैं तो वो रेसिडेंट इंडिया के नहीं है, इसीलिए इसको नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलते हैं. पर आप बोलोगे कि सिटीजनशिप इंडिया की है, तो मैं बोलूंगा हाँ सिटीजन इंडिया. एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं. अक्षय कुमार, पता है अक्षय कुमार? नो दैट इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ, सॉरी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का सिटीजन नहीं है, वो कनाडा का सिटीजन है. रेसिडेंट कहाँ का है? इंडिया का है. आपको पता है अक्षय कुमार बहुत ज्यादा टैक्स भरता है. नो दैट इंडिया पे बहुत सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, पर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है. तो रेसिडेंट जो होगा ना वही टैक्स भरेगा, पर रेसिडेंट इंडिया का है यानी रहता है इंडिया में, वो कनाडा का सिटीजनशिप है उसके पास. सी, सो रिमेंबर सिटीजन एंड रेसिडेंट्स आर डिफरेंट कांसेप्ट. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बिटवीन दिस. अगर आप कोई देश में जाते हो, कनाडा में जाते हो, या आपको पता भी होगा इनफैक्ट काफी लोग रहते हैं, तो आपको पहले वीजा मिलता है लाइक जाने का. वीजा मिलने के बाद ही आपको वहां पे अगर रहना है, कनाडा में रहना है या पोलैंड में रहना है या लंदन में रहना है, तो आपको या यूएस में रहना है, तो आपको उसका वहां पे ग्रीन कार्ड या पीआर लेना पड़ेगा, जिसको हम परमानेंट रेसिडेंटशिप बोलते हैं. वीजा मिलने के बाद आपको मिलता है ग्रीन कार्ड, और ग्रीन कार्ड मिलने के बाद अगर आप वहां पे 10 साल रहते हो, अच्छा सा काम करते हो, सब कुछ करते हो, तो सरकार आपको फेवर में सिटीजनशिप देती है. तो पहले वीजा मिलता है, बाद में पीआर रेसिडेंटशिप मिलता है, और बाद में सिटीजनशिप मिलती है. तो सिटीजनशिप इज अ लॉन्ग प्रोसेस. पर काफी देशों में और ऑलमोस्ट ऑल देशों में मैं बोलूं कि सिटीजनशिप इट कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ. आप जन्म लेते हो उस देश में, तो अगर आप जन्म लिया है तो आपको सिटीजनशिप वहां की मिल जाएगी, तुरंत ही मिल जाएगी. राइट, कैन बी एक्वायर्ड. But citizenship is a basically legal concept. So based on the place of the birth, you can become a citizen. या फिर some legal provisions allowing a person to become a citizen. अगर आपको सिटीजन बनना है कोई देश का, तो कोई लीगल प्रोविजन यानी आपको कुछ देश में 15 साल 10 साल रहना पड़ेगा, वहां पे ही रहना पड़ेगा, वहां पे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है. ऐसा भी रूल्स है काफी देशों का. तो सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट एंड लीगली every country has a different way of determining their citizenships. Remember, whereas resident is basically economic concept. Based on the basic economic activities performed by a person, आप resident हो कि नहीं वो बता सकते हैं. समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. राइट. सो पहले रेसिडेंट मिलता है आपको, ये जो है ना इसको ब्रॉड करके मैंने यहाँ पे लिखा है. पहले आपको रेसिडेंटशिप मिलता है, उसके बाद सिटीजनशिप मिलता है. रिमेंबर नाउ रेसिडेंट कौन है ये तो हम भूल ही गए. नाउ रेसिडेंट वेदर अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज द वन whose center of economic interest lies in that territory. क्या मतलब होता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? बहुत भारी भरकम वर्ड है, समझना इजी है. सपोज मैं अमेरिका गया टूर पे 4 महीने के लिए, पर मैं खाना अमेरिका में खा रहा हूँ, रह भी अमेरिका में रहा हूँ अभी, पर मैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मेरा कमाना कहाँ से? इंडिया से. नॉर्मल कंजम्पशन पूरे साल का कहाँ से होगा? हाँ अभी मैं वहां पे खाना खा रहा हूँ, पर नॉर्मल कंजम्पशन मैं इंडिया से कर रहा हूँ. मेरा घर बार कहाँ पे? इंडिया में. तो डेफिनेटली
मेरी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पे लाई करेगी? इंडिया में करेगी। तो भले ही मैं अमेरिका गया, मेरी अगर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में लाई कर रही है तो मैं इंडिया का ही रेसिडेंट बोला जाऊंगा। समझ में आ रहा है? कहीं टैक्स मुझे इंडिया में भरना है, एनआरआईज अगर यूएस में रह रहे तो वो टैक्स अमेरिका में भरेंगे। वो सिटीजन भले इंडिया के हैं पर रेसिडेंट वो अमेरिका के हैं, राइट? नाउ द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग्स। उसका दो मतलब होता है। जब मैं बोलता हूँ ना सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कोई बंदे का अगर वहां पे स्थिर होना चाहिए तो उसका मतलब दो होता है। पहला तो पर्सन वहां पे रहना चाहिए, द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, राइट? वो जो जगह है वहां पे वो रहना चाहिए। अगर वो रहेगा तो रेसिडेंटशिप कंफर्म होती है। और दूसरा, उसके बाद ही शुड कैरी आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक अर्निंग, कमाना, स्पेंडिंग, खर्च करना, या एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, पैसा इकट्ठा करना, या जमीन जायदाद रखना, फ्रॉम दैट लोकेशन ओनली। अगर वो वही लोकेशन से करेगा, राइट, तो वो रेसिडेंट बोला जाएगा। यानी दो चीज को फुलफिल करना है, एक तो वो रहना भी चाहिए और हर एक चीज कमाना, खर्चना या फिर प्रॉपर्टी बनाना, जमीन जायदाद, वो भी सब उसी जगह से करना चाहिए। अगर ये करेगा तो ही उसको सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोलते हैं। और जिस बंदे का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक जिस कंट्री में लाई करता है वही उसके लिए उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी बोली जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट? इट इज कंसर्न्ड विद बाय हुम। कौन कर कौन रहा है उससे इसका ताल्लुकात है। बाय हुम, इकोनॉमिक टेरिटरी का किससे ताल्लुकात था? फ्रॉम वेयर? इसका बाय हुम। Okay. There's one more concept, and that's the last concept for today, and then I'm going to close. This concept is regarding factor income and transfer income. Now, what you mean by the word factor income and what you mean by the word transfer income? Now, the word factor आपने पढ़ा है। Factors of production कौन से हैं? कोई बताएगा मुझे फटाफट? What are the factors of production? There are four. Yes, Vibhuti. Land, labor, capital, and entrepreneur. जब ये फैक्टर जो होते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनसे कुछ इनकम आती है। जैसे कि लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स। तो वो जो इनकम होती है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। और वो इनकम कब आएगी? जब कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी वहां पे होगी। अगर लैंड पे कुछ खेती बाड़ी होगी तो ही उस पे रेंट मिलेगा, या फिर वहां पे शॉप होगी, या फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा तो ही रेंट मिलेगा। लेबर को वेजेस तो ही मिलेगा जब वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेगा। कैपिटल पे ब्याज तभी आएगा जब वो कहीं प्रोडक्टिव जगह पे यूज होगा। और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट तभी कमाएगा जब वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेगा। सो फैक्टर इनकम इज ऑल रिलेटेड विद द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, रिमेंबर दैट। जबकि जब मैं बोला ट्रांसफर इनकम, प्रोडक्टिव एक्टिविटी से नहीं आता, वो मुफ्त में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसफर इनकम्स। So transfer incomes are not coming out of the productive activity. They are just coming out of what? From the gifts, donations, something like that. So factor income comes from the four factors: land, labor, capital, enterprise. Land को rent, labor को wages, capital को interest, enterprise को profits. Whereas transfer income like gifts, donations, charity, फंडिंग, ग्रांट्स, फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, ग्रांट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, आप समझोगे तो ये इनकम आपको मिल रही है विदाउट डूइंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में अर्थक्वेक हो गया और अर्थक्वेक होने की वजह से यूएस ने कुछ फंड भेजे। इट इज नॉट कॉल्ड फैक्टर इनकम, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। बट इज कॉल्ड ट्रांसफर क्योंकि मुफ्त में आया ना। या हमने कोई चैरिटी किया, इट इज अगेन अ ट्रांसफर इनकम। Factor income comes from the factor services. Transfer income comes by nothing of the factor services. Factor income is a two-sided concept. Two-sided concept यानी एक हाथ से ले, दूसरे हाथ से दे, राइट ना? मेहनत करोगे, कुछ ग्रो करोगे तो ही आपको कुछ मिलेगा।
That's a factor. Transfer income, no factor services have been rendered. लेन देन है ही नहीं, one sided concept. Let's understand the difference very quickly. Factor income. The factor income refers to the income received for rendering factor services, जैसे कि land, labor, capital, entrepreneur in the production process. This is factor. Transfer income is received without rendering any productive service in return. Remember, factors incomes are two-sided concept. जबकि transfer income is a one-sided, एक तरफा ही concept है. Factor income is included in the national income. Yes, remember, national income की जब हम बात करेंगे तो factor income include होगा क्योंकि productive activity की चीज include होगी. Transfer income is never included, right? In the national income. National income में factor income के examples कौन से? लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स. जबकि ट्रांसफर इनकम जो फ्री में हम देते हैं, जो मुफ्त में देते हैं, वन साइडेड कंसेप्ट है, एक तरफा कंसेप्ट है. ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, ये सब ट्रांसफर इनकम. पर दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी भी है. ये तो डिफरेंस देखा. याद रखिए दोनों ही आप आइदर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी में से भी मिल सकती है और या आउटसाइड से भी मिल सकता है. जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मुफ्त में देता है पैसा तो ट्रांसफर इनकम बोलेंगे. या फिर बाहर से भी हेल्प आ सकती है, वर्ल्ड बैंक देंगे या फिर यूएस देंगे या आईएमएफ देंगे, तो बाहर से भी आ सकता है. तो दोनों ही इनकम ऐसी है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, जो देश के अंदर से भी यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में से आ सकती है या देश के बाहर से भी आ सकती है. That's only similarity. That's it for today.